अब दो बातें आपको यहाँ पे देखनी है, एक आइडियल गैस और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा रियल गैस। रियल गैस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल गैस, जो आइडियल गैस के प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और आइडियल गैस की प्रॉपर्टी बताने का काम करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। कौन बताएगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आइडियल गैस इक्वेशन वो होता है जो सभी लॉ को फॉलो करेगा। कितने लॉ देखे थे हमने? पहला वाला देखा था बॉयल्स लॉ, और एंड में हमने देखा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो गैस इन सभी लॉ को फॉलो करता है, तो सभी लॉ जिस गैस के लिए फॉलो करते हैं उनको बोलेंगे हम लोग आइडियल गैस। और इनके लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। और जो PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलेंगे रियल गैस। जितना PV का वैल्यू रहेगा उतना ही nRT का वैल्यू होना चाहिए, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। तो ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है। अब आइडियल गैस होने के लिए दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बोला था, पहली बात नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। तो जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने जब बोला था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा उसको बोलेंगे आइडियल गैस। और दोनों के दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है तो उसको बोलेंगे रियल गैस। नॉर्मली ऐसा होता है। इफ आप यहाँ पे O2 गैस का एग्जांपल लेते हैं, O2 गैस का एग्जांपल लेते हैं, देखो दोनों का मतलब अलग होता है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वो आइडियल गैस नहीं कहलाएगा। अब एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स भर दिए, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस को फील कर दिया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जितने भी ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स हैं क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए? वैन डर वाल्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे को हमने बोला था वैन डर वाल्स फोर्स। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं रहेगा। तो दूसरा कौन सा पॉसिबल है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो शुरू किया था हमने डाइपोल डाइपोल से और खत्म किया था हमने आयन डाइपोल तक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे भी ट्रेवल नहीं करेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो नॉन पोलर है, तो यहाँ पे रहेगा इंड्यूस्ड डाइपोल और यहाँ पे रहेगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऑक्सीजन रियल में हमको मिलता है और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस ऑक्सीजन को मैं रियल गैस कहूंगा या आइडियल गैस? क्यों इसको रियल गैस कहेंगे? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब तीन एग्जांपल लेते हैं अलग अलग। पहला, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स को पुट कर दिया है। यहाँ पे मैंने और वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने दो गैसियस पार्टिकल को फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम
एक और कंटेनर लेते हैं और यहाँ पे मैंने 2 गैसियस पार्टिकल को फिल कर दिया। तीनों कंटेनर्स में जो गैस है वो सेम है, कौन सा? तो मॉलिक्यूल का जो साइज रहेगा वो तीनों में सेम रहेगा। तो तीनों कंटेनर में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसका साइज सेम, ठीक है। अब देखो, इतने से स्पेस में 2 मॉलिक्यूल है और इतने सारे स्पेस में 2 मॉलिक्यूल है, तो जितना इनका साइज है उतना ही स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पे टोटल स्पेस में से हम ऑक्यूपाइड स्पेस को फाइंड करेंगे और इसमें टोटल स्पेस में से देखेंगे कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इस क्लास में मैंने 4 स्टूडेंट को बिठा दिया 4 कॉर्नर पे, तो जो टोटल स्पेस है उसमें से 4 स्टूडेंट ने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इन्हीं 4 स्टूडेंट को यहाँ से उठा के पीछे वाले गार्डन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर बिठा दिया। अब ग्राउंड का साइज बहुत बड़ा है, अब वहां पे मैंने 4 कॉर्नर में 4 लोगों को बिठा दिया। अब मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड के ऊपर जितना स्पेस अवेलेबल है उनमें से स्टूडेंट्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्टूडेंट्स आर नेग्लिजिबल? क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबल स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो कैसे है? कम है। लेकिन मैं पूरे क्लास की बात करूंगा तो क्लास में जो स्पेस है वो थोड़ी कम है कंपेयर टू ग्राउंड। और यहाँ पे इस क्लास में मैं 4 स्टूडेंट को बिठा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्टूडेंट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल। क्यों? क्योंकि देखना पड़ेगा हमको नेग्लिजिबल क्या है। सिंपल एग्जांपल, ये किसी के पास 10,000 रुपए है और उसमें से उसके पास का 1 रुपया गुम हो जाता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ये वैल्यू कैसा है? नेग्लिजिबल है। लेकिन जिसके पास 10 रुपए है उसके पास का 1 रुपया गुम हो जाएगा तो इसको फर्क पड़ेगा, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है। तो नेग्लिजिबल हम तब कंसीडर करते हैं जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। अब पहले उसके पास 10,000 रुपीज थे, उसके पास का 1,000 रुपया 1 रुपीज लॉस्ट हो गया। अभी उसके पास कितने पैसे? अप्रोक्सीमेट 9,999, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 10,000। तो जब छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो उस छोटे नंबर का वहां पे होना या ना होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और ऐसे टाइम हम बोलते हैं कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही मान के चल सकते हैं कि उसके पास कुछ कमी नहीं है, जितना अमाउंट पहले था अभी भी उतना ही है। लेकिन इसकी हम बात करते हैं तो इसके पास पहले कितने थे? 10 रुपए, 1 रुपया उसने खो दिया, तो अभी उसके पास कितने हैं? 9। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कम है और डिफरेंस कम होने की वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो अमाउंट रहेगा वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है। अब मैं इसको कंटेनर ए बोलता हूँ, इसको कंटेनर बी बोलता हूँ, इसको कंटेनर सी बोलता हूँ। The space, the volume occupied by the gaseous particles is negligible compared to total volume. ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए सही है? सी के लिए सही है। लेकिन वही वाला स्टेटमेंट हम बी और ए के लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे। हम बी और ए के लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन में बोला था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस पार्टिकल मस्ट बी नेग्लिजिबल। तो गैसियस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। डिस्टेंस कब बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ तक गए तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल को हमने कांस्टेंट रखा। अब देख रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि इसमें टोटल वॉल्यूम के हिसाब से जो गैसियस पार्टिकल का जो वॉल्यूम रहेगा वो कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो ये जो गैस रहेगा, इस गैसियस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये रियल गैस है। और दूसरी बात, वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम में से गैसियस पार्टिकल ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो नेग्लिजिबल नहीं है। इस कंडीशन के हिसाब से ये वाला जो रहेगा ये क्या बनेगा? रियल गैस। अब इस रियल गैस को मुझे आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब देखो सिंपल सी बात है कि आइडियल गैस की कंडीशन क्या है वो आपको पता है।
अब इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल, तो उसको नेग्लिजिबल कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो किसको बढ़ा दिया, ये गैसियस पार्टिकल उतने ही है, और गैस का एक टेंडेंसी है, उसको जितना ज्यादा जगह मिलेगा पूरा क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। अब ये सॉलिड का ऐसा नहीं है, जितना स्पेस उसको चाहिए इतना ही लेगा, लिक्विड का भी ऐसे ही है, जितना स्पेस उसका चाहिए उतना ही लेगा, लेकिन गैस का ऐसा है जितनी ज्यादा जगह मिलेगी पूरे स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। और इसलिए यहाँ पे पूरे वॉल्यूम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर गैसियस पार्टिकल स्प्रेड हो गए। तो पहली कंडीशन, रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो हमको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं मतलब प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमको वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम का और प्रेशर, वॉल्यूम का और प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमको टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ मेरे पास रियल गैस है तो मुझे रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ या तो प्रेशर को। मैं प्रेशर को कम क्यों करूंगा, क्योंकि प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो ये तीन कंडीशन है जिस कंडीशन से हम रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तीन कंडीशन है जिससे हम लोग क्या करेंगे, रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब मेरे पास ये ऑक्सीजन गैस है, कौन सा, ऑक्सीजन रियल है, इस कंडीशन में वो रियल है। अब मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, गैसियस पार्टिकल दूर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे गैसियस पार्टिकल पास है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैसियस पार्टिकल दूर चले गए। गैसियस पार्टिकल दूर चले गए मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। वैसे भी इनके बीच में इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए जैसे इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हम रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार देख लो, देखना है, लिखना नहीं है। नहीं देखो, एट अ टाइम हमको तीनों चीज नहीं करना है, या तो हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, या तो हम प्रेशर को कम करेंगे, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। किसी एक के हिसाब से जाएंगे हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम वैसे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है एट हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर रियल गैस इज बिहेव लाइक द आइडियल गैस। ठीक है, इस प्रकार से। अब व्हाट, प्रेशर इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, इक्वल नहीं है ये सर, इक्वल नहीं है। इक्वल होगा तो क्या होगा, प्रेशर दोनों का इक्वल है, मतलब इन दोनों का प्रेशर इक्वल है। हाँ, दोनों का प्रेशर भले ही सेम है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ये दो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी मेन है, तो इनके हिसाब से जाना है। तो ये कम करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, इसको करना है तो आप वॉल्यूम को इतना बढ़ा दो कि उसका खुद का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाए। तो आप ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये ज्यादा है। ठीक है, अब हमारा आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब ये देखते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये है PV इक्वल्स टू nRT। अब ये इसके लिए तो सही है लेकिन रियल गैस के लिए नहीं है। अब दो कंडीशन में बोलता हूँ, आइडियल स्टूडेंट्स होने के लिए मान के चलते हम लोग की वेट जो रहेगा वो 60 kg होना चाहिए।
सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, या तो कोई कुश्ती हो रही है, कुश्ती में वेट का होता है ना, तो वेट कितना होना चाहिए 60 kg, तब जाके वो उस मैच में खेलने के लिए आइडियल कैंडिडेट बनेगा। सपोज उसका वेट 60 से ज्यादा है, तो मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। उल्टा if उसका वेट कम है तो मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको वेट को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दो बातें। अब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है करेक्शन ऑफ प्रेशर, करेक्शन इन प्रेशर फैक्टर। अब दो कंटेनर लिए, मैं ये पे देता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर है, 1 2 3 4 गैसेस पार्टिकल यहाँ पे है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर लिखा है और इसमें मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको मान के चलते ये आइडियल गैस है और ये रियल गैस है, ठीक है। तो किसी भी गैस में जो प्रेशर होता है वो किसके वजह से होता है, पार्टिकल्स की वजह से। अब ये पार्टिकल्स कोलिजन दो तरीके से करते हैं, पार्टिकल्स के साथ या तो कंटेनर के वॉल के साथ। तो प्रेशर जो होता है वो कंटेनर के वॉल के साथ जो कोलिजन होता है उस कोलिजन से होता है। अब मान के चलते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ का, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा और इस स्पेस के ऊपर वो क्या करेगा, कोलाइड होगा, और यहाँ पे ये प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। रियल गैस का जो पार्टिकल है ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। तो जो रियल गैस की वजह से प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर ऑफ रियल गैस, और जो आइडियल गैस में प्रेशर रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस और यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर ड्यू टू रियल गैस। क्या लगता है इन दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा? सब कुछ सेम है, सिर्फ गैस ही डिफरेंट है। मतलब ये जो गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है और ये आइडियल गैस को फॉलो नहीं करता है। मतलब ये इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से है और ये इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से नहीं है। तो किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? पक्का? कोई ऑप्शन है? ठीक है, कोई दोनों मान लेते हैं। अब देखो, ये गैसियस पार्टिकल सरफेस के ऊपर जाएगा, या सरफेस के ऊपर जितना फास्ट जाएगा उतना प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। और जब ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो ये बाकी के पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस में क्या लिखा है? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्लास में से कोई ऐसा स्टूडेंट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, आप उसको रोकोगे? जाता है तो जा। अब यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। तो ये गैसियस पार्टिकल जा रहा है और जाएगा और उस वॉल के ऊपर क्या होगा? कोलाइजन करेगा। ठीक है, इसकी बात। ये रियल गैस है। रियल गैस है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कोई आपका फ्रेंड बाहर जाने की कोशिश करे तो बन जाओ ना, ये लेक्चर जल्दी चले जाना, तो बाद में जाएंगे पानी पूरी खा के जाएंगे क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम दोनों पार्टिकल को देखते हैं, आइडियल गैस के पार्टिकल को, रियल गैस के पार्टिकल को। तो कौन से गैस का पार्टिकल वॉल के कंटेनर मतलब कंटेनर के वॉल के ऊपर ज्यादा फास्ट कोलिजन करेगा? आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो गैसियस पार्टिकल है, इस गैसियस पार्टिकल को ये एडजेसेंट पार्टिकल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फास्ट जाएगा या स्लो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, आइडियल गैस का प्रेशर जो रहेगा वो रियल गैस से ज्यादा रहेगा। मतलब हम जो रियल गैस मान के चलते हैं उसका प्रेशर आइडियल गैस से क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्टिकल जो रहेगा वो ज्यादा फास्ट नहीं जाएगा और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कम मान सकते हैं और इसीलिए इसका प्रेशर जो रहेगा वो
कम होगा। ये प्रेशर कम क्यों किया? प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए, ठीक है। हम प्रेशर हमको कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे इसलिए, ठीक है। दोनों बातें क्लियर है। अब मुझे आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर दोनों को इक्वल करना है। मतलब गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका वेट कितना होना चाहिए, 60, लेकिन अभी उसका वेट जो है वो कितना है, 50, कम है ना। मतलब ये रियल और ये आइडियल, तो यहाँ पे रियल का प्रेशर कम है और आइडियल का प्रेशर ज्यादा है। हमको दोनों को इक्वल करना है, तो इसका वेट हमको क्या करना पड़ेगा, कितने से, तो मैं इस 10 को बोल सकता हूँ करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन कितने का करना होगा, 10 को बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर रहेगा वो कितने का रहेगा, 10 का रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ +10 जो रहेगा वो करेक्शन फैक्टर रहेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस डेल्टा पी, क्या लिखता हूँ, डेल्टा पी, और इस डेल्टा पी को बोलते हैं करेक्शन इन प्रेशर। क्या बोलते हैं, करेक्शन इन प्रेशर, ठीक है। अब ये करेक्शन इन प्रेशर कितना रहेगा वो डिपेंड करता है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। जितना इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना ही करेक्शन फैक्टर, और जितना ही करेक्शन फैक्टर ज्यादा रहेगा उतना ही हमको डेल्टा पी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तब जाके आइडियल गैस का प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब पहली बात, ये करेक्शन इन प्रेशर फैक्टर जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात, ये जो रहेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या तो पर यूनिट एरिया। अब इसमें फर्क क्या है, अब हमने क्या किया, इसको एक हमने यूनिट एरिया माना है, ठीक है। अब इस यूनिट एरिया में जिस पार्टिकल को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसके अलावा कितने पार्टिकल हैं, जिस पार्टिकल को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसके अलावा 1 2 3 4 5 कितने पार्टिकल है, 5। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया, तो ये हमारा यूनिट एरिया है और इस यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 5 है जो उसको फुल कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ऐसा यूनिट मतलब इतना ही एक यूनिट एरिया लिया दूसरा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 5। दूसरे वाले यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 8। ये डिपेंड करेगा ना कि गैस का डेंसिटी कितना ज्यादा है, सही है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं ये 2 बेंच को मान लेता हूँ यूनिट एरिया या 3 बेंच को, तो पार्टिकल कितने हैं, 6। हम यहाँ पे 3 बेंच को मानते हैं एक यूनिट एरिया, तो पार्टिकल्स कितने हैं, 7, सही है ना। तो डिपेंड करते हैं कि हर किसी में डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो एक गैस का डेंसिटी कम है और दूसरे गैस का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी कम होने की वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जो रहेंगे वो कितने हैं, 5, और यहाँ पे कितने हैं। तो इन दोनों में से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, देखो। तो ये जो पार्टिकल जाने वाला है उस पार्टिकल को कितने पार्टिकल पुल कर रहे हैं, दूसरे वाले में कितने पुल कर रहे हैं। तो उन दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, अरे जो जा रहा है वॉल के ऊपर स्ट्राइक होने के लिए उसको इसमें 5 लोग खींच के रखे हैं कि मत जा करके, यहाँ पे कितने, तो सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे खींचने वाले कम है वो ज्यादा फास्ट जाएगा, तो उसका प्रेशर जो रहेगा वो इससे ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग मान के चलते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया बढ़ते हैं तो इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका स्पीड, अरे देखो यहाँ पे जो पार्टिकल जा रहा था उसको खींचने वाले कितने लोग हैं, 5। यहाँ पे जो पार्टिकल जा रहा है खींचने वाले, मतलब ये वाला पार्टिकल फास्ट जाएगा थोड़ा सा और ये उससे स्लो जाएगा, तो इसके वजह से होने वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसके वजह से होने वाला प्रेशर कम रहेगा।
समझ में आ रहा है? तो जितने उसको खींचने वाले पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना ही उसके वजह से होने वाला प्रेशर कम रहेगा। नहीं समझा? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा पी जो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे उतना ही उसको खींचने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, और खींचने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो उसके वजह से होने वाला जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। मतलब डेल्टा पी जो रहेगा करेक्शन इन प्रेशर फैक्टर जो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया। सही है? दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स स्ट्राइकिंग अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक होंगे उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितने कम मॉलिक्यूल स्ट्राइक होंगे उतना कम। तो इसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझा? सही है? तो ये करेक्शन फैक्टर जो रहेगा ये वाला नहीं समझा? समझा ना? हाँ, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना ये करेक्शन फैक्टर का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और जितने नंबर ऑफ मोल्स कम स्ट्राइक होंगे उतना करेक्शन फैक्टर कम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ। सो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v इंटू n अपॉन v। क्यों? क्योंकि ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। सही है? और दोनों फैक्टर को हमने कंबाइन किया, तो पहला फैक्टर क्या है n अपॉन v, दूसरा फैक्टर क्या है n अपॉन v। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालना है। अब यहाँ पे ये करेक्शन इन प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ध्यान रखना है, किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनर साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस साइन को हटाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये रहेगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू a इंटू n स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, where a is a constant। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। सही है? और इस कांस्टेंट को हम लोग आइडियल गैस के लिए यूज करें, रियल गैस के लिए? रियल गैस। इसको बोलते हैं रियल गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? रियल गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? पर ये रियल गैस कांस्टेंट ए जो रहेगा वो किसके बारे में बताएगा? समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर में CO2 के पार्टिकल्स है, और दूसरे कंटेनर में मैंने बोला कि मेरे पास NH3 लेते हैं, अमोनिया गैस। तो इन दोनों में से किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? कैसे पता चलेगा? CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है ये नॉन पोलर है। CO2 के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है। क्यों? ऑक्सीजन सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन इसकी बात करेंगे तो अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो रहेगा ये कौन सा रहेगा? H बॉन्डिंग। तो अमोनिया और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन CO2 और CO2 के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो इन दोनों में से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? NH3 में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इंड्यूस्ड डाइपोल वीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम होता है डाइपोल, उससे कम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे कम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो A है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने का काम करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए A का वैल्यू दिया था और पूछा गया था उन चारों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो क्या होगा? जिसका A का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। ठीक है? तो इन दोनों का उन्होंने पूछा कि चलो A का वैल्यू नहीं दिया है, आपको पूछा है कि इन दोनों में से किसका A का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? NH3 का। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट है?
तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो इससे ज्यादा रहेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, इसको निकाल दिया CO2 को, CO2 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, गैसीय स्टेट में है। अब बोलो किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? इन दोनों में से किसका A का वैल्यू ज्यादा रहेगा? कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो दोनों के पास नंबर ऑफ H बॉन्डिंग जो रहेगा वो कैसा है? सेम है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। इफ इसमें नंबर ऑफ H बॉन्डिंग 3 है और इसमें H बॉन्डिंग जो रहेगा वो 4 है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें H बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो ये A वाला जो होता है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया? डेल्टा P। डेल्टा P क्या है? करेक्शन फैक्टर। अब मैं इस करेक्शन फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस AN² अपॉन V²। ये किसका वैल्यू है? PR। मतलब यहाँ पे जो आइडियल गैस के लिए प्रेशर है उसके जगह हमको रियल गैस के लिए यूज करना है, तो P के जगह क्या यूज करना पड़ेगा? P प्लस AN² अपॉन V²। समझ में आ रहा है ना? इसका काम क्या है? आइडियल गैस के लिए तो ये है, लेकिन रियल गैस के लिए आपको प्रेशर के जगह, मतलब प्रेशर ऑफ आइडियल के जगह ये यूज करना होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? PR प्लस AN² अपॉन V² इनटू V इक्वल्स टू nRT। बाद में जो कट होता है वो कट कर देना। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि इस P के जगह आपको इस वैल्यू को पुट करना है। इसको क्यों पुट करना है? क्योंकि रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस करेक्शन फैक्टर को देखना पड़ेगा, और ये करेक्शन फैक्टर इतना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये तो ही बात करेक्शन ऑफ प्रेशर। अब देखते हैं करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब मैंने पूछा वॉल्यूम ऑफ आइडियल और वॉल्यूम ऑफ रियल। यहाँ पे मैं जिस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ वो कंटेनर के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ या गैसियस पार्टिकल के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ? गैसियस पार्टिकल। मतलब उसने जो गैस मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसकी। सही है। अब पहला जो कंटेनर है उस कंटेनर के हिसाब से टोटल वॉल्यूम के हिसाब से गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन रियल गैस के हिसाब से ऐसा है कि टोटल वॉल्यूम में से जो गैसियस पार्टिकल ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो अब मुझे आप बताओ कि आइडियल गैस में या रियल गैस, इन दोनों में से किसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है? रियल गैस। तो यहाँ पे क्या था? आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा था, रियल गैस का प्रेशर कम था। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और प्रेशर मतलब आइडियल गैस का वॉल्यूम जो रहेगा वो कम। तो ये उल्टी हो जाएगी बात। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आइडियल गैस कहता है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, उसका वॉल्यूम होता है और इतना भी ज्यादा नेग्लिजिबल नहीं होता है कि हम उसको इमिट कर ले डायरेक्टली। तो और दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो रियल गैस में गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम बड़ा होता है कंपेयर टू आइडियल। अब इन दोनों को इक्वल करना है, मतलब बात ऐसे आ गई है कि अब इसका वेट जो रहेगा वो 60 kg 70 kg है, तो ये बन गया रियल और ये है आइडियल। अब आइडियल कैंडिडेट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? -10 kg करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्शन इन वॉल्यूम मतलब करेक्शन इन वेट कितना हो गया? 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VI इक्वल्स टू VR माइनस डेल्टा V, और डेल्टा V को क्या बोलेंगे? करेक्शन इन वॉल्यूम। सही है। तो ये जो फैक्टर रहेगा ये किसके लिए रहेगा? वॉल्यूम में करेक्शन का फैक्टर रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ये वॉल्यूम में जो करेक्शन का फैक्टर रहेगा, ठीक है, तो इस डेल्टा V का जो वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा V जो आता है वो आता है NV। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी एक दो बार JEE में, और ट्रांसफर होते रहेंगे क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम NTE लेता है।
तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन ही ट्रांसफर करना, स्पेशली केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन क्लियर बता दिया। यहाँ पर हमको पूरा डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं करेक्शन फैक्टर को लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर है वो कौन सा है, NB, वेयर B इज अ कांस्टेंट। तो ये क्या बनेगा, VI इक्वल्स टू VR माइनस NB। अब पूछा ये B जो है ये किस बारे में बताता है, वॉल्यूम, सही है ना। तो ये किसके बारे में बताएगा, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के बारे में बताएगा। तो जिसका साइज बड़ा रहेगा उसके लिए B का वैल्यू ज्यादा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसके लिए क्या, इफ A का वैल्यू ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसमें बोल सकते हैं इफ B का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसका साइज जो रहेगा वो ज्यादा है। ये वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, मतलब साइज की बात कर रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो VI का वैल्यू क्या हो गया, VR माइनस NB, ठीक है। तो करेक्शन इन प्रेशर भी हो गया, करेक्शन इन वॉल्यूम भी। तो हमारा आइडियल गैस ये है क्या, PI VI इक्वल्स टू nRT। लेकिन रियल गैस के लिए PI का वैल्यू क्या रहेगा, PR प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। इनटू VI का वैल्यू क्या है, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। इस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वंडर वॉल। तो इसके दो नाम है, रियल गैस भी बोल सकते हैं, वंडर वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, स्मॉल n, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। क्या है, नंबर ऑफ मोल। अब मैं यहाँ पे n का वैल्यू लेता हूँ 1, तो क्या होगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू V माइनस P इक्वल्स टू RT, सही है। अब B को मैंने पूछा, B क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये किसके बारे में बताता है, वॉल्यूम करेक्शन के फॉर्म में। और ये वाली जो टर्म है ये बताएगी। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया गया था, मतलब तो इक्वेशन नहीं देता और डायरेक्टली पूछता प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सी है 4 ऑप्शन में से, उनमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। सो दिस इज प्रेशर करेक्शन टर्म, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ध्यान रखना है, ये प्रेशर करेक्शन टर्म है और ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। तो ये भी रियल गैस इक्वेशन है, ये भी वंडर वॉल गैस इक्वेशन है, लेकिन किस कंडीशन के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। समझा नहीं समझा, ठीक है, क्लियर है। इसको इरेज कर दो, जैसे आपका आवाज आएगा इरेज करना शुरू कर दूंगा और लिखना शुरू करूंगा बोर्ड पे। मैक्सिमम 2 मिनट टाइम देखना आता है, देख लो फिर जल्दी। एक मिनट, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करो। इफ B का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब साइज बढ़ेगा, सही है ना। उसने स्पेस खाली कर दी, ठीक है। चलो बात में ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, लिखो।
एक प्रेशर करेक्शन फैक्टर है और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर है। तो करेक्शन फैक्टर ऑफ प्रेशर और दूसरा करेक्शन फैक्टर ऑफ वॉल्यूम। चलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ठीक है, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। कंप्लीटेड? तो बस टॉपिक आप खत्म नहीं कर दोगे पक्का? ओके। कल आप लोगों को केमिस्ट्री का मटेरियल मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, चैप्टर 1, ठीक है। जितने क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपको ही सॉल्व करने हैं। बुधवार को मिलेगा, वेडनेसडे, सही है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में भी हम लोग फ्राइडे सेकंड हाफ में या तो सैटरडे को उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्लास में, ठीक है। सॉल्व करना है, उसके लिए एक अलग से कॉपी बना सकते हो जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है इतना लिख के नहीं चलेगा। कॉपीज में रैंडमली चेक करूंगा। पहला कुछ टाइम आपको कॉपी कलेक्ट करनी होगी, वहां पे हम लोग कॉपीज को चेक करेंगे। जिन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़े हैं उनको या तो बाहर बैठ के पर्सनली सॉल्व करना पड़ेगा, और तो हमको डायरेक्टली पूछेंगे ऐसा क्यों। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी आंसर देखो, स्पेशली गूगल से, क्योंकि आजकल मोबाइल का ट्रेंड तो बढ़ गया है कोविड की वजह से, ठीक है। उसके ऊपर में सॉल्यूशन मस्त वाला है। कैसे? उनमें से रैंडमली हमको समझ में तो आ जाता है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है और इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और कितने लोग इनमें से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कभी मन में डाउट आता है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, तो उनका सॉल्यूशन हम लाइव पूछ सकते हैं कि चलो सॉल्व किया है, देखो सॉल्व करके दिखा दो। उसमें क्वेश्चन आपके पास रहेगा, सॉल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा, उससे पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपने खुद किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो उसको अभी सॉल्व करो या 2 दिन के बाद करो, आपको तो आना ही है। सही है नहीं है? तो इस हिसाब से जाना है। कल मिलेगा, 2-3 दिन में सबमिट मतलब कंप्लीट कर देना है। फ्राइडे सेकंड हाफ तक कंप्लीट कर देना है। या तो फ्राइडे सेकंड हाफ में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे या तो हम लोग सैटरडे को उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे इसी बुक में मत करो, उसके लिए एक अलग सी छोटी सी कॉपी रहेगी तो भी चलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन वहां पे करने हैं। ये इसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या होगा, हम उसको देंगे साथ में, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका हम लोग करंट में सॉल्व करेंगे। एक कॉपी अलग से रहेगी तो आपको जो भी मटेरियल मिलते जाएगा आप उसको वहां पे सॉल्व करते जाओगे। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि चलो इस बार हमको सबमिट करना है तो आपको वही एक कॉपी सबमिट करना है। कल जाके आप बोलोगे कि मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, बताओ कहाँ पे सॉल्व किया, तो आप बोलोगे सर उसमें जो सॉल्व किए थे वो बाहर सबमिट है। इससे अच्छा है तो क्लास वर्क के लिए वो अलग ही कॉपी रखो और उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग अलग से कोई कॉपी यूज कर सकते हो। ठीक है, हो गया पूरा। तो एक रहेगा रियल गैस, दूसरा रहेगा आइडियल गैस। चलो
अब यहाँ पे मैंने दो कांस्टेंट आपको बताए थे, कौन से, एक को बोला था ए और दूसरे को बोला था बी। अब एक छोटा सा काम आपको ही करना है। काम ये करना है कि आपको ये जो ए है, इस ए का यूनिट पता लगाना है और बी जो रहेगा इसका यूनिट पता लगाना है। यूनिट समझते हो ना? आई थिंक वो डायमेंशन वाला फिजिक्स में पढ़ा है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप इसका यूनिट पता लगा सकते हो। यहाँ से आपको ए का यूनिट पता लगाना है और आप यहाँ से बी का यूनिट पता लगा सकते हो। चलो हो जाओ शुरू। ए का यूनिट, अब यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं? कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्या होगा, प्रेशर फाइंड, ध्यान दो, यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास दो वंडरवॉल कांस्टेंट है, एक ए और दूसरा बी। उन्होंने बोला है कि 2 वंडरवॉल कांस्टेंट और उनका वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू दिया है x और दूसरे का दिया है y। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा वैल्यू a का है और कौन सा वैल्यू b का है। हाँ, साथ में उन्होंने यूनिट दिए है, a का यूनिट उसके सामने लिखा है, x का, और y का यूनिट उसके सामने लिखा है। अब इतना तो कंफर्म है कि दोनों के यूनिट सेम नहीं रहेंगे। तो जब उन्होंने स्पेशल मेंशन नहीं किया है कि a का वैल्यू कौन सा है और b का वैल्यू कौन सा है, ऐसे टाइम पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से a का वैल्यू कौन सा है और b का वैल्यू कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि a के यूनिट्स क्या हो सकते हैं और b के यूनिट्स क्या हो सकते हैं। तो b के यूनिट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, a के यूनिट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर भी पता नहीं चला तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो वैल्यू बड़ी होती है वो a की होती है और जो छोटी होती है वो b की होती है। सिंपल ट्रिक है ध्यान में रखने की। तो इफ आपको यूनिट से भी पता नहीं चल रहा है या यूनिट्स आपको नहीं दिए हैं, तो मान के चलना है कि जो वैल्यू बड़ी रहेगी वो हमेशा a की रहेगी और जो वैल्यू छोटी रहेगी वो b की रहेगी। a एंड b दोनों को बोलते हैं वंडरवॉल गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलो फाइंड करो a का यूनिट और b का, और बिना पूछे बोलना नहीं है। पॉसिबल यूनिट्स ऑफ a एंड पॉसिबल यूनिट्स ऑफ b। ये बताएगा आपको a के यूनिट और ये बताएगा आपको b के यूनिट। ठीक है,